हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का घर है। और जैसा कि आपने देखा, मैंने कल भी बताया हुआ था, बहुत अच्छे नहीं गए जितने मैचेस हमने कवर करके करे थे। हालांकि पर्सनली मैंने काफ़ी खेला हुआ था, लेकिन क्योंकि पहला दो मैच उतना अच्छा नहीं गया तो इसीलिए स्किप करना ही बेटर समझा। और वैसे भी कल का दिन भी अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा खेल के या ज़्यादा लालच करके कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं, तो इसीलिए स्किप करना ही बेटर था। और जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे टूर्नामेंट अभी एंड मोमेंट पे क्योंकि आ चुका है, तो काफ़ी सारी टीमों से, उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स से अब एक्स्ट्रा कुछ मोटिवेशन या एक्स्ट्रा एफर्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। और वैसा ही कल भी हुआ है, और आज का दिन और नेक्स्ट जो दिन होने वाला है, मतलब कल, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है। काफ़ी सारी टीम्स ऐसी हैं जो बाहर हो चुकी हैं, तो वो क्या करेंगी कि रॉयल लंदन कप के लिए प्रिपरेशन लेंगी यहाँ से ही। जैसे कि कल आपने देखा, जेम्स विंस पूरे टूर्नामेंट में खास कुछ उन्होंने नहीं करा था, लेकिन वो क्या करने की एबिलिटी रखते हैं, कुछ हद तक आइडिया तो उन्होंने आपको यहीं पे देके रखा हुआ है। और जब मतलब 4-5 दिन के बाद से जब रॉयल लंदन कप शुरू होगा, तब आपको और भी क्लियरली समझ आएगा कि वो क्या किस तरह के प्लेयर हैं 50 ओवर फॉर्मेट में। इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत उन्होंने दिखा ही रखा है। और इसके अलावा भी बाकी कुछ टीम्स भी हैं, जैसे कि कुछ टीम्स जैसे कि एज में होंगी तो उनका कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। केंट का कल आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, मतलब 6 या 7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स उनकी तरफ से नहीं खेल रहे थे। पूरा ही टीम बदल गया था, 11 के 11 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे जो सारे को हराया था उन्होंने उस टीम से। और 7 प्लेयर्स ने डेब्यू करा था केंट के ऊपर, तो उनमें से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था और उन्होंने चीज़ करा था। तो जो भी हो, ये सब चीज़ें होंगी, और इसीलिए इस स्टेज में आके आपको बिल्कुल सोच समझ के खेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी प्लेयर के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, ऐसा आप सोच नहीं सकते। लगभग सबके बारे में सभी को कम या ज़्यादा आइडिया होगा ही, तो उसको लेकर आप चल नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको कॉन्सिडरेशन में रखना पड़ेगा, और उसके साथ बाकी तो हम हैं ही, जितना हम कर सकते हैं अपने रिसर्च के ऊपर बेस करके उनका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होने जा रहा है, जो कि लैंकाशायर का घर है। ये फिक्सचर भी पहले हो चुका है, जो कि यॉर्कशायर के घर पे हुआ था। ठीक है। वहाँ पे लास्ट ओवर में जाके मैच को जितवाया था लॉकी फर्गुसन ने, जो कि आज के मैच में अवेलेबल होने वाले हैं नहीं। वेदर क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो लैंकाशायर आपको 3-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। लास्ट मैच वो हारे थे, नहीं तो ये एक जीत जो यॉर्कशायर खाते में था वो नहीं आता। ये सब हिस्ट्री छोड़ देते हैं, करंट पोजीशन की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंस रखेगा ज़्यादा यहाँ पे। लैंकाशायर है तीसरे स्थान पर 13 पॉइंट के साथ, पर मैच जीतने में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और यॉर्कशायर दूसरे स्थान पर है, जबकि उन्होंने एक मैच कम भी खेल के रखा हुआ है। तो यॉर्कशायर के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, आप कह सकते हैं। 2 मैच हैं उनके हाथ में, अगर आज के मैच वो हार भी जाते हैं तो। लेकिन लैंकाशायर के पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी टीम्स हैं, वॉर्चेस्टर है, बर्मिंघम बियर्स हैं, इवन मैं डरहम को छोड़ ही देता हूँ, डरहम बाहर हो चुकी है। तो ये दोनों टीमें हैं, इन दोनों टीमों के बीच भी काफ़ी लड़ाई हो सकती है। 4 टीमें यहाँ से जाएंगी। तो नॉटिंघमशायर पक्का हो चुकी है, यॉर्कशायर भी लगभग पक्का है उनका जाना। लेकिन बाकी की जो टीमें हैं, 3 टीमें, इनके भीतर काफ़ी ज़्यादा फाइट हो सकता है ये लास्ट स्पॉट के लिए। ठीक है। तो इसीलिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जितना मुझे समझ आ रहा है कि लास्ट मैच डे में कुछ होने वाला है, मेरे ख्याल से मैच होगा नहीं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो हो सकता है कि यॉर्कशायर के ऊपर प्रेशर और कम हो। लेकिन लैंकाशायर के लिए यहाँ पर डेस्परेशन की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर मैच जीतना पड़ेगा। अगर वो बुरी तरीके से हार जाते हैं ना, तो क्या पता अगर लास्ट मैच डे में मैच नहीं होता है तो ये जो नेट रन रेट है ये काफ़ी नीचे आ सकता है। ठीक है। तो यही बात है। हालांकि मैच अगर होता है तब तो सब कुछ सही हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमारा सारे मैचेस नहीं, नॉर्थ ग्रुप के एक आध मैचेस हैं जिनमें से यॉर्कशायर का जो दूसरा मैच है डर्बीशायर के अगेंस्ट में, वो पोस्टपोन हुआ है कोविड के चलते, कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो अभी वो होगा या नहीं वो पता नहीं है। तो ये मैच हो सकता है कि पोटेंशियल लास्ट लीग मैच हो, क्योंकि इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा फिक्सचर्स होने वाले हैं। तो पता नहीं वो मैच होगा या नहीं, लेकिन जो भी हो ऐसा कुछ सीन है। ठीक है। तो यॉर्कशायर के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी चाहेंगे कि यहाँ पर वो जीते। और अगर वो जीतते हैं तो ना सिर्फ टॉप 2 का फिनिश, बल्कि होम क्वार्टर फाइनल का भी मौका वो पक्का कर सकते हैं। और लैंकाशायर के लिए तो यहाँ पर जीत के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, ये इनका लास्ट मैच है। अगर कुछ सब कुछ उनके अपने हाथ में रखना है तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा, क्लियर सी बात है। अभी आ जाते हैं, देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2019 से। इस 5 में से एक मैच अबंडेंट हुआ था, तो 4 मैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या पुराने मैचेस के हुए हैं वो आपको बताऊंगा, तो देखते रहो। तो 2019 का मैच है, लैंकाशायर ने बनाया 170, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपको डेविस दिख जाए करंट स्कोर में वैसे, और जॉर्डन थॉमसन के विकेट्स। यॉर्कशायर चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर आपको ब्रूक और बाकी बॉलरों में से यहाँ पर क्रॉफ्ट जो है ये आपको दिख जाएंगे। तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। बाकी यहाँ पर मोटा मोटा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही रहा है, जैसा आप देख सकते हैं।
अगला मैच ये वापस से हुआ था लीड्स में। यहाँ पर यॉर्कशायर का बैटिंग कर दिया था कोलैप्स। लीड किया था ल्यूक वुड ने। ये पिछले सीजन का ही मैच है। और कैलम परकिंसन जो अवेलेबल नहीं है, बाकी डैनी लैम्प हार्टली अवेलेबल हैं। लाइथ के कुछ परफॉर्मेंस, जैसे अभी यहाँ से लाइथ का परफॉर्मेंस देख के जाना, ठीक है। ये जो एक मैच हुआ था यहाँ पर शायद लाइथ खेले नहीं थे या फिर उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इसके बाद से भी और उसके पहले से भी लाइथ के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 36 रन था उनका, बाकी चेस कर लिया था लैंकाशायर ने इजीली। डेन फिलास और रॉब जोन्स की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे क्रॉफ्ट के साथ। क्रॉफ्ट का ऊपर भी आपने कुछ परफॉर्मेंस देखा है, एक विकेट जैसा, यहाँ पर भी ऐसा था, मतलब 27 रन, मतलब एक विकेट के आसपास का पॉइंट समझ लो। अच्छा, अगला मैच और आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे खेल की गई है ये दोनों टीमें मैनचेस्टर में, लैंकाशायर ने बनाया 167, जो अच्छा स्कोर है आप कह सकते हैं। क्रॉफ्ट वापस से आपको देखने को मिल रहे हैं। जो रूट के विकेट से दो जो आज के मैच में अवेलेबल हैं, जॉर्डन थॉमसन के रन थे। और यॉर्कशायर ने यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए थे। लाइट वापस से कुछ स्कोर कर रहे हैं और जो रूट का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बाकी ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने विकेट्स वगैरह निकाला, जिनमें से डैनी लैम्प अवेलेबल है। लैंकाशायर ने वापस से जीत हासिल कर लिया। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी लैंकाशायर काफ़ी हद तक आगे थे, मतलब आखिरी ओवर में 10 या 11 रन बाकी था बस, लेकिन लॉकी फर्गूसन ने हैट्रिक लिया था, आपको याद ही होगा, तो और उनको उसको डिफेंड कर लिया था। यॉर्कशायर ने यहाँ पर बनाया था 180। वापस से यहाँ पर लाइथ का स्कोर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं बना रहा है, उनसे ज़्यादा बना सकते हैं लोग, लेकिन वो लगातार रन बना रहे हैं। आप नोटिस करो यहाँ पर 52। आखिरी जो हेड टू हेड मैच इस ग्राउंड पे हुआ था 45। उसके पहले भी आपने देखा 36, ठीक है। ये मैच पे रन नहीं बनाया था, लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें, मतलब 2018 वाला सीजन, ये तो आपने मैच देखा था पहला वाला जो था 2019 का मैच, लेकिन अगर हम 2018 वाले मैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी लाइथ ने रन बना के रखा हुआ है। स्पेशली जो मैच मैनचेस्टर में हुए हैं वहाँ पर तो और भी अच्छी बैटिंग उन्होंने करके रखी है, ठीक है। उनसे ज़्यादा कोई कर सकता है, मैं नहीं कह रहा कि वो कैप्टन मटेरियल बन जा रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, ड्रॉपेबल ऑप्शन आपके लिए नहीं बन रहे हैं। अच्छा, लैंकाशायर ने यहाँ पर चेस कर लिया था। परफॉर्मर्स में से आपको जेनिंग्स दिख जाएंगे, क्रॉफ्ट दिख जाएंगे और रॉब जोन्स जिन्होंने परफॉर्म करा था। रॉब जोन्स का भी नाम इस फिक्चर में आ रहा है। और आपने नोटिस करी होगी कि जब भी इनको मौके मिले हैं, जितना भी मौका मिला है, इन्होंने हमेशा ही परफॉर्म करा है, ठीक है। प्रॉब्लम एक ही है कि इनको मौके ही ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आज के मैच में मौका मिलता भी है या नहीं। फर्गूसन के 4 विकेट, जिनमें से लास्ट ओवर के 3 विकेट्स उनके थे, बाकी लाइथ बेस इनके कुछ परफॉर्मेंसेज भी थे, ठीक है। तो जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि लैंकाशायर एज ए बैटिंग साइड यहाँ पर काफ़ी डिसेंट रही है। आप नोटिस करो, मैं आप अगर भूल गए होंगे तो 170 देखिए यहाँ पर बनाया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर चेस कर लिया था 148 रन उन्होंने बना दिए थे 17.5 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद यहाँ पर भी 167, थोड़ा सा कम था लेकिन ठीक ही था। और यहाँ पर भी यहाँ पर जो हार गए थे, लेकिन 171 या फिर 160 के 170 के आसपास उन्होंने स्कोर बना दिया था 19 ओवर में जाके। लास्ट ओवर में फर्ग्यूसन ने मैच को मतलब यॉर्कशायर के सपोर्ट में कर दिया था। तो ऐसा यॉर्कशायर के बैटिंग को लेकर थोड़ा बहुत इशू रहा है, लेकिन ओवरऑल बैटिंग इनका भी बुरा नहीं हुआ है, लेकिन लैंकाशायर से पीछे रहे हैं वो ओवरऑल, मतलब एक मैच को छोड़ के, ठीक है। कुछ परफॉर्मेंस आपने देखे हैं जिनका नाम आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि स्टीफन क्रॉफ्ट का नाम आया है, लाइथ का नाम आया है, ब्रूक के भी एक आध मैच में परफॉर्मेंस आए हैं, रॉब जोन्स का नाम कुछ मैचों में आया है, जॉर्डन थॉमसन बॉलरों में से आप देख रहे हैं। और अगर हम लास्ट जो मैच हेड टू हेड वाला अगर हम देखेंगे इस ग्राउंड पे, तो जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेंगे जहाँ से क्रॉफ्ट, थॉमसन, रूट, और रूट की बैटिंग भी थी, मतलब बैटिंग से भी 64, बॉलिंग से भी 2 विकेट, और लाइथ और यहाँ से डैनी लैम्प, ये कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यह है सारी चीज़ें हेड टू हेड बताने लायक था, अगर आप चाहें तो फिर से बैक करके देख सकते हैं। अभी हम आएंगे और बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो ये ग्राउंड क्योंकि लैंकाशायर का घर है, तो यहाँ पे उनके ही प्लेयर्स के ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सिर्फ एलेक्स डेविस देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखना इस सीजन के शुरुआत में इनका औसत 40 के आसपास चल रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नजर आए हैं। मतलब कुछ मैचों में स्टार्ट लेने से पहले आउट हो गए, पहले 2-3 मैच में, उसके बाद जब स्टार्ट लिया तब भी फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि बीच बीच में एक आध मैच में उनके परफॉर्मेंस है, जैसे जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था जो कल हुआ था डरहम के अगेंस्ट में, वहाँ पर रन बना के रखा हुआ था। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है। ये इंडिविजुअलिटी के मामले में तो हमें एक ही प्लेयर मिल रहे हैं। देखते हैं इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं, इसी सीजन के मैचेस हम देखते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब 170, 180, 190 तक भी बन जाते हैं। चेज भी हो ही जाता है कभी कभार अगर छोटा मोटा टोटल बने तो। पेसर्स ही यहाँ पर ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे हेल्प की, मतलब किस तरह के बॉलरों को यहाँ पर हेल्प मिलता है, तो वो होते हैं स्पिनर्स, ठीक है। जनरली यहाँ पे स्पिनर्स या लेग स्पिनर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे काम पे आ जाते हैं, जिनमें से मैट पार्किंसन का नाम हमने ऊपर भी देखा है, टॉम हार्टली आप देख सकते हैं लगातार अच्छा करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। और बैट्समैनों में से भी
एक दो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं इस सीजन में जो उभर के आए हैं। तो वो कौन कौन से हैं और किस तरह की चीज़ें होता है मैं सबको समझाता हूँ। देखो, पहला मैच ये हुआ था लेस्टर के अगेंस्ट में, लैंकाशायर ने बनाया था 172 जो डिसेंट स्कोर था। करंट स्कोर मेंबर्स में से आपको फिन एलन दिख जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं और वैसे भी परसेंटेज कैप्टन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है जो रूट के बारे में। क्रॉफ्ट, स्पिनर्स के 2 विकेट, पेसर्स का ज़्यादा यहाँ पर विकेट रहा है और पहले इनिंग्स में पेसर्स ज़्यादा रखने ही पड़ते हैं, डेथ ओवर की बॉलिंग होती है, क्योंकि लेस्टर चेस तो नहीं कर पाई लेकिन 156 उन्होंने बनाए। ठीक है, पार्किंसन जो हमेशा यहाँ पर अच्छा करते हैं, इसके सिवाय डैनी लैम्ब और हार्डली का भी एक एक करके विकेट था। अगला मैच हुआ था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में 172। अच्छा, नोटिस किया आपने कि यहाँ पे 172 का स्कोर बना था पहले बैटिंग पर, जो चेज नहीं हुआ। वापस से बैटिंग फर्स्ट में 172 बना। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा ही डैनी लैम्ब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैं आपको आगे भी नोटिस करवाऊंगा। सेकंड इनिंग्स में उतना खास कुछ नहीं है, एक आध विकेट मिले तो मिले, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में आप डैनी लैम्ब को छोड़ नहीं सकते। आप देखिए 3 विकेट, साथ में वुड के भी 2 विकेट, हार्डली लगातार विकेट ले रहे हैं यहाँ पे फिर से। पार्किंसन, तो पार्किंसन, हार्डली, लैम्ब रिपीट हुए हैं पिछले मैच से और वुड भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। लैंकाशायर ने यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए थे, डिस्पाइट एक भी टाइम के लिए ऐसा नहीं लगा था इस मैच में कि वो ये रन चेज नहीं होगा। एलन वापस से इस बार आए कीटन जेनिंग्स। अभी एलन तो लगातार 2 मैच में हो ही गए, अभी कीटन जेनिंग्स का भी काउंटिंग आप शुरू करिए। ठीक है, 88 उन्होंने बनाए थे, स्पिनर्स का 1, पेसर्स का 2। अगला मैच यहाँ पर बना 159, काफ़ी कम स्कोर हुआ था। ठीक है, एलन जेनिंग्स वापस से, रॉब जोन्स यहाँ पर उनको मौका मिल गया। नोटिस करो कि यहाँ पर जैसे ही दोनों ओपनर्स ने धागा खोल दिया तो रॉब जोन्स के पास बैटिंग प्रॉपर्ली आई नहीं, लेकिन जैसे ही दोनों ओपनर ज़्यादा नहीं बना पाए, 25-30 के भीतर मामला निपट गया, रॉब जोन्स के पास अपॉर्चुनिटी आई भी और उन्होंने रन बनाया भी। ठीक है, पेसर्स के ज़्यादा विकेट। वॉर्चेस्टरशायर को 125 पर निपटा दिया। हार्डली यहाँ पर फिर से अच्छा करते हैं, लगातार तीसरे मैच में विकेट। और शकीब महमूद पार्किंसन तो अवेलेबल नहीं है, और ल्यूक वेल्स जिनको भी अभी ज़्यादा ओवर्स मिल रहे हैं पार्किंसन के जाने के बाद से, हालांकि कुछ खास कर नहीं पाए हैं लेकिन एबिलिटी है, बात करेंगे इनके बारे में। उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था। चौथा मैच, रन देखिए कितना कम बन रहा है, 142। ऊपर आपने 172 बनते हुए देखा था जो चेज नहीं हुआ था, यहाँ पर 142 बना। लियम हर्ट, डैनी लैम्ब वापस से देखिए, ऊपर आपने देखा ज़्यादा विकेट्स नहीं थे डैनी लैम्ब के जो चेजिंग में वो बॉलिंग करा रहे थे, देखिए यहाँ पर विकेट नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए चेजिंग में, मतलब डिफेंडिंग में, तो यहाँ पर भी एक ही विकेट था, लेकिन जैसे ही बॉलिंग फर्स्ट हो रही है डैनी लैम्ब के 3 विकेट्स, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाए डैनी लैम्ब के 2 विकेट, साथ में कोई और हो सकता है। और बाकी ये कुछ बॉलर से हार्डली लगातार यहाँ पर विकेट लिए जा रहे हैं, एक भी मैच अभी तक ड्रॉप नहीं हुए हैं। क्रॉफ्ट, लैंकाशायर की बैटिंग अच्छी रही, फिर से एलन और जेनिंग्स, स्पिनर्स के 2 विकेट। और कल का जो मैच हुआ यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर बना दिया था लैंकाशायर ने, 199। जनरली इतना टोटल यहाँ पर हम बनते हुए देखते नहीं हैं। एलन, जेनिंग्स वापस से, और इस बार दोनों चले लेकिन डेविस भी साथ में आ गए। अभी डेविस पिछले सीजन तक तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, एलन, जेनिंग्स, इनके जगह पर डेविस ही होते थे, लेकिन अभी इस सीजन में उतना अच्छा वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर वो आए हैं। अभी उनको किस तरह से कंसीडर करना है ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन जो भी हो उन्होंने यहाँ पे लास्ट मैच से परफॉर्म करा है और हिस्ट्री भी हमेशा ही इनके सपोर्ट में रहता है, चाहे वो कितना भी खराब परफॉर्मेंस इस सीजन में क्यों ना कर ले, अभी भी उनका औसत 30-35 के आसपास चल रहा है। पेसर्स के साथ स्पिनर्स में देखिए, डरहम यहाँ पे चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन 193 उन्होंने ही बनाया था। हार्टली वापस से, क्रॉफ्ट वापस से, और वुड के भी यहाँ पर विकेट। वुड मतलब अब उस तरह से वुड का कुछ कह नहीं सकता कि कब वो विकेट लेंगे कब नहीं लेंगे, कभी कभी विकेट है, बंचेस में भी है, 1-2 करके भी है, नहीं भी है, लेकिन उस तरह से नहीं करी। डैनी लैम्ब आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। लियम हर्ट का भी वही सिचुएशन है, पहले मैच में वो बॉलिंग फर्स्ट करे, 3 विकेट निकाला, दूसरे मैच में बॉलिंग सेकंड में 1 भी विकेट नहीं। जो कंसिस्टेंट है वो है जेनिंग्स और एलन बैटिंग से। ठीक है, और उसके बाद बॉलरों में से टॉम हार्टली, कंसिस्टेंटली ये 3 आपको दिख रहे हैं। अभी बैटिंग में इन दोनों के बाद डेविस एक मैच में आए हैं। ठीक है, और जब डेविस भी नहीं चले हैं और जेनिंग्स और एलन भी मतलब जल्दी निपट गए हैं, लेकिन फेल अभी तक नहीं हुए हैं ये दोनों, तो हो सकते हैं आज हो जाए, लेकिन जो भी हो अभी तक फेल नहीं हुए हैं। और डेविस भी जब सस्ते में निपट जाते हैं तब बारी आती है रॉब जोन्स की, और जब उनके पास बारी आई है उन्होंने भी अच्छा करा है। तो ये 4 बैट्समैन हमें देखने को मिले हैं। बॉलिंग में हार्टली कंसिस्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए डैनी लैम्ब आ जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन का तो ल्यूक वुड भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो यहीं से हमारे लिए 6 से 7 प्लेयर आ गए लैंकाशायर की तरफ से बिल्कुल ईजीली। रन्स की बात करें तो रन्स यहाँ पर डिसेंटली बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रन्स नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा स्पिन अटैक है तो आप रनों पे रोक भी लगा सकते हैं।
तो यह है ग्राउंड से रिलेटेड सारी बातें, क्या क्या होता है, किस तरह के रन बनते हैं, कौन से परफॉर्मर हैं, किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिलता है, सब कुछ हमने देख लिया है। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। लैंकाशायर कल ही मैच खेल के आई है, तो मुझे कोई मेजर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनमें से देखिए जो प्लेयर्स हमारे टीम में ऑटोमेटिकली आ गए हैं, एलन जेनिंग्स, उसके बाद यहाँ पे अच्छा स्टीफन क्रॉफ्ट का भी यहाँ पर रोल काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम एक ही है कि उनका बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर आते हैं, लेकिन बॉलिंग मिनिमम 3 ओवर इनको मिल रहा है। ठीक है, अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं और बॉलिंग तो मिल ही जाएगी उनको 3 से 4 ओवर की, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। और हेड टू हेड में भी कुछ नाम देखे हैं, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए और उसके बाद हार्डली ये 4 प्लेयर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे। बाकी क्या क्या हम कर सकते हैं, डेविस या रॉब जोन्स में से किसी एक को आप लेंगे। ठीक है, डेन विलास को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। हालांकि कीपर सेक्शन में डिफॉल्ट पिक हो सकते हैं, लेकिन क्यों मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं वो आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी के लिए हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये 3-4 के साथ डेविस और रॉब जोन्स में से कोई एक, रॉब जोन्स को स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में कंसिडर कर सकते हैं आप, क्योंकि तब इनके पास बैटिंग आ भी सकती है, चेजिंग में चांस कम ही हो। अच्छा, उसके बाद जो बॉलर्स हैं, डैनी लैम्ब बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है, अगर आप डैनी लैम्ब बॉलिंग मतलब बॉलिंग फर्स्ट होती है, डैनी लैम्ब के साथ आप हार्ट को भी ऐड कर सकते हो, और अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो आप ल्यूक वुड को ले सकते हो। ल्यूक वेल्स एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है। ठीक है, इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिल रही है, अभी तक कुछ खास इन्होंने करा नहीं है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल काफ़ी है। ठीक है, और याद रखना कि इन्होंने काउंटी सर्किट में भी यॉर्कशायर के अगेंस्ट में ये 2 मैच खेल के रखा है, जो आज के ओपोनेंट भी होने वाले हैं, दोनों ही मैच में उन्होंने रन बनाया था। ठीक है, हालांकि काउंटी अलग गेम है, T20 अलग गेम है, मुझे पता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है यॉर्कशायर के बॉलरों के अगेंस्ट से वो अच्छा ही होगा इनका। बाकी बॉलिंग तो इनको मिल ही जाती है, लेकिन इनको लेने का जगह आपके पास शायद ही हो। अगर पॉसिबल हो, अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, डेफिनेटली इनके पास कंसिडर करके रखना। इनकी बॉलिंग एबिलिटी निहायत ही बुरी नहीं है, अभी तक शायद आप उनका उसका देखा नहीं होगा, लेकिन ये पूरा अपना स्पेल करा रहे हैं। विकेट नहीं निकाल पाए, इफेक्टिव नहीं हो अलग बात है, लेकिन इफेक्टिव होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम इनको लगने वाला है। ठीक है, बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं जिनका मौका पाना बहुत ही मुश्किल है। यॉर्कशायर की तरफ से बात करें तो पिछले मैच पर काफ़ी सारे प्लेयर्स एक झटके में नहीं खेल पाए थे इनकी तरफ से, और वो मैच मतलब क्या ही बताएं, 7 ओवर का ही मैच हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से हराया था नॉटिंघमशायर ने। अभी अगर हम देखेंगे यॉर्कशायर की टीम को, तो क्या हो सकता है कि लाइट ओपनिंग तो करेंगे ही। पिछले मैच में ब्रूक को ओपनिंग भेजा गया था, कुछ खास वो कर नहीं पाए थे, तो स्टोनमैन वापस आ जाएंगे ओपनिंग स्लॉट पे, जो रूट आ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो कैप्टनसी भी करेंगे। गैरी बैलेंस, ब्रूक अपने यूजुअल पोजीशन पे आएंगे नंबर 5 में मोस्ट प्रोबेबली। तो बैटिंग ऑर्डर देख लेना, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनका मैंने देखा है, तो ब्रूक उनमें से है जिनका स्पेसिफिकली मैंने अच्छा परफॉर्मेंस देखा है हेडिंगली लीड्स में, उसके बाहर नहीं। हालांकि ये कोई रीज़न नहीं है कि आप उनको ड्रॉप कर दें, लेकिन ये मतलब ऑप्शन है अगर आप बड़ी लीग में कुछ सोचना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में आ गया होगा कि बैटिंग सेक्शन में आज के मैच में काफ़ी ज़्यादा जैम होने वाली है, जैसे रूट के आने के बाद। ठीक है, उसके बाद जॉर्डन थॉमसन, जिनके इस फिक्चर में बॉलिंग से कम अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। डोमिनिक वेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। और जैसे कि आपने देखा कि यॉर्कशायर थोड़ा बैकफुट पे ही रही है इस फिक्चर में, तो इनके पास बैटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। बाकी ड्यूक है कीपिंग सेक्शन में, नीचे आते हैं काफ़ी, अगर थोड़ा ऊपर आ जाते तो कीपिंग सेक्शन में आप इनके लोग कंसिडर कर सकते थे। बाकी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर पाते हैं बॉलरों में से। अच्छा, ये लॉकी फर्गूसन नहीं खेलेंगे, तो बेन कोड और पॉल्सडन जो लास्ट मैच में खेले थे, इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। चांस ज़्यादा है कि पॉल्सडन खेले। अभी अगर आप लास्ट मैच जो हुआ था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में यॉर्कशायर का, वो 7 ओवर वाला मैच, अगर आपने वो देखा होगा आपको पता होगा कि पॉल्सडन को 1 ओवर में 25 के ऊपर कुछ रन मारा था एलेक्स हेल्स ने। लेकिन इससे इनकी क्वालिटी को आप जज नहीं करें तो बेहतर। ठीक है, पॉल्सडन काफ़ी इफेक्टिव बॉलर होते हैं, ये लेग स्पिन बॉलर हैं और काफ़ी अच्छे विकेट टेकर माने जाते हैं, और इस तरह की कंडीशन में वो काफ़ी इफेक्टिव हो भी सकते हैं। अगर स्पेस मिले तो इनको ले सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि छोटी लीग में मेरे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होंगे तो मैं शायद ही कंसीडर करूं, लेकिन बड़ी लीग में हमेशा ही इनको कंसीडर करके चलना। बाकी फिशर और वेट जैसे ऑप्शंस भी हैं जिनको आप सोच सकते हैं, जिनमें से फिशर लोग लेंगे ज़्यादा अगर पेसर्स में से बात होती हो। लॉकी फर्गूसन का ना रहना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैकफुट पे ढकेल सकता है यॉर्कशायर की बॉलिंग को। वो जिस तरह का क्वालिटी ब्रिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, वो अभी कौन ला पाएगा वो देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जॉर्डन थॉमसन, फिशर और वेट की तरफ। ठीक है, हालांकि स्पिनर्स भी यहाँ पर काफ़ी हद तक काम पे आ सकते हैं। एक तो सीजन का एंड है जहाँ पर पिच ऑलरेडी स्लो हो जाती है, उसके बाद लैंकाशायर का मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान है जहाँ पर स्पिनर्स को वैसे भी हेल्प मिलता है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। बाकी बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें से मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी को मौका मिल सकता है। जॉर्ज हिल को शायद एक बार के लिए मौका दे ही दे टीम, लेकिन शायद ही हो, चांस कम है।
कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो एलन और जेनिंग्स इन दोनों के साथ ही लोग जा रहे हैं। उसके बाद क्रॉफ्ट, और कोई अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो डेविस, नहीं तो डेविस टीम में लोग रख सकते हैं। कैप्टन मैक्सवेल शायद कोई नहीं बनाए, और हो सकता है कुछ लोग टीम में भी नहीं रखे, स्पेशली जो रूट के आने के बाद, क्योंकि ब्रुक को भी लेना है, जेनिंग्स को भी लेना है, एरन को भी लेना है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रिस्क लेना है तो लैम्ब और वेल्स में से आप देख सकते हो। लैम्ब स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ज़रूर से कंसीडर करना, और रॉब जोन्स, अगर आप जेनिंग्स और एलन के बाद डेविस को नहीं ले रहे हो तो रॉब जोन्स मैंडेटरी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। यॉर्कशायर की तरफ से रूट और लाइट, रूट का परसेंटेज कम है, लेकिन ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि जब लोग इनको खेलते रहेंगे ऑटोमेटिकली कैप्टन बनाएंगे इनको। और लास्ट हेड टू हेड जो ए ग्राउंड पे हुआ था वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट और 60 रन के ऊपर कुछ बनाया हुआ था। साथ में लाइट, इनके हेड टू हेड हमें अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन मुझे लगता है इनसे बेटर कैप्टन चॉइस आपको मिल जाएगा, लेकिन टीम में मसले आपके होने चाहिए। उसके बाद ब्रुक और थॉमसन, इनके ही ईद गिर्द लोग घूमेंगे। ब्रुक कुछ नाम है हालांकि इनका, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना हम इनको मैनेज कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इनको लेके चलने का, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके हम स्मॉल लीग में रिस्क नहीं ले सकते। उसका थॉमसन, रिस्क लेना है तो बेस और पॉइजन और बैलेंस में से कोई है। पॉइजन अच्छे ऑप्शन है बॉलरों में से। छोटी लीग में हो सकता है आप रिस्क नहीं लेना चाहो, लेकिन बड़ी लीग में आप इनके ऊपर बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बाकी बैलेंस का भी ऑप्शन है, इलेट में आके हिटिंग वगैरह कर सकते हैं। छोटी लीग में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इनको ले पाएँ। तो मेरे लिए ये जो 8 प्लेयर्स आप देख रहे हैं, ये मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, ठीक है। चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो 0 दें, माइनस दें, 100 बनाए, कुछ भी करें, मेरे टीम में होंगे। हार्टली और फिशर को मैंने रखा है। फिशर परसेंटेज बॉलर हैं और मतलब अच्छा ही करा है उन्होंने, लेकिन उनका भी मैंने जो बेस्ट परफॉर्मेंस देखा है वो हेडिंग द लीड्स में ही देखा है। लेकिन जो भी हो, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 3 बॉलर्स लेकिन हैं, आप देख सकते हैं 3 बॉलर्स हैं। फिशर चौथा बॉलर ऑप्शन हो गया, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ पर बॉलर भरने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक और बॉलर आप लेते हैं तो 5 बॉलर आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, अगर चाहें तो ले सकते हैं किसी को। अच्छा, कीपर सेक्शन में क्या है कि डेन विराज लोगों के डिफ़ॉल्ट पिक होंगे, डिफ़ॉल्ट मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि इनको ही बैटिंग मिलेगी, यही लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि ड्यूक को प्रमोशन भी मिल सकता है, ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी कम है ये मैं मानता हूँ, लेकिन है। और अगर यॉर्कशायर पहले बैटिंग करती है, आप एक बार के लिए ड्यूक के साथ सोच सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल मतलब ये कोई फोर्स वाली बात नहीं है, आप ड्यूक को नहीं भी लोगे तो भी मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। डेन विराज को पहले बैटिंग मिलेगी, और अगर ड्यूक को बैटिंग मिल भी जाती है तो भी कितना ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग आती है उनकी, तो यही बात है। बस बस आप स्मॉल लीग के लिए डेन विराज को पकड़ के चलो, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की बात करें। अच्छा, बैटिंग सेक्शन में क्या है कि जनता जा रही है ब्रुक के साथ, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं ब्रुक को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि मैं ऑलरेडी जो 3 ऑलराउंडर यहाँ पर ले चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डैनी लैम का एक ऑप्शन आता है बॉलिंग फर्स्ट में, जिनको मेरे को लेना था। डोमिनिक बेस को भी अभी ऑलराउंडर सेशन में देखे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया है ड्रीम 11 वालों ने। तो ये 2 ऑप्शन तो रह ही गए, ठीक है, जिनको मैं ले नहीं पा रहा। तो आप कहाँ पे चांस ले सकते हो? आप चांस ले सकते हो क्रॉफ्ट के ऊपर। इवन जॉर्डन थॉमसन भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन उनको बैटिंग काफ़ी ऊपर मिलती है अभी, और बॉलिंग में यहाँ पर रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो इसलिए मैं जॉर्डन थॉमसन इनिशियली नहीं कह रहा, क्रॉफ्ट कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जगह पर स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट हो तो लैम्ब को कैसे भी जो है मैनेज करना है हमें, ये पकड़ के चलना, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में सिर्फ ब्रूक का ही नहीं, डेविस, यहाँ पर रॉब जोन्स जैसे प्लेयर्स का भी ऑप्शन है। मैं तो इनको भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये एक चीज़ है जो आपको सोचना पड़ेगा। और ज़्यादा बैटिंग है भी अगर हम करने गए तो ऑलराउंडर सेशन में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और बॉलर सेशन में बात करें तो फिशर को मैंने रखा है, परसेंटेज बॉलर होंगे, और हार्टली तो है ही। आप ऐड कर सकते हो पॉइजन को। बॉलिंग फर्स्ट में आप लियम हार्ट के साथ भी जा सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में, सिर्फ बॉलिंग सेकंड में नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इधर उधर कर सकते हो, या 8 प्लेयर्स के साथ, 9 प्लेयर्स आप समझ लो डेन विलास को लेकर, बाकी प्लेयर्स के साथ आप कुछ इधर उधर कर भी सकते हो। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो रूट से बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। हर तरफ से आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, लोगों के परसेंटेज कैप्टन भी होंगे। लॉजिकल जाना है अगर इस सीजन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो इन दोनों के अलावा अच्छा लॉजिकल ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन रिस्क बहुत है, एक विकेट गिरा आपके कैप्टन आउट हो गए, ठीक है। और बैट्समैन है, चाहे वो, मैं मान लेता हूँ अगर वो 50-60 रन ही बना देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पॉइंट नहीं देंगे आपको। लेकिन जो रूट अगर उनसे 10 रन कम भी बनाते हैं ना, अगर बॉलिंग पे आके कहीं पर 2 विकेट उन्होंने निकाल लिया तो पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे प्लेयर्स को आप कैप्टन बनाए तो बेटर है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप किसी बैट्समैन के साथ जा सकते हो। इवन लाइट का भी ऑप्शन आ जाता है, जिनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। थोड़ा सा टीम स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स काफ़ी सारे जगह पे हैं, जिनको मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।